हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज के इस क्लास का अपना टॉपिक है प्रोटीन। मेरे भाई, प्रोटीन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल। उससे पहले एक शायरी सुन लो। प्रोटीन सोयाबीन, प्रोटीन बीन तीन बीन, यानी सबसे ज्यादा प्रोटीन लगभग 48% सोयाबीन में पाई जाती है। ठीक है भाई। उसके अलावा बालों के लिए, हमारी त्वचा के लिए, इन सब के लिए प्रोटीन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सबसे पहले प्रोटीन शब्द का जो यूज था वो मूल्डर ने करा था। किसने करा था? मूल्डर ने करा था। एमिनो अम्ल के निर्माण की यह इकाई होती है। सर जी, एमिनो अम्ल क्या होते हैं? जिनमें एमीन ग्रुप, एमीन का मतलब NH2, जिनमें अम्ल यानी COOH, जिनमें दोनों प्रेजेंट होते हैं मेरे भाई, उन्हें हम लोग कहते हैं एमिनो एसिड। क्या कहते हैं? एमिनो एसिड। ठीक है भाई। तो एमिनो एसिड कैसे बनते हैं? प्रोटीन से ही बनते हैं मेरे भाई। ठीक है, आओ समझाते हैं। प्रोटीन हमारी नेचर में पाए जाने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। हमारी बॉडी का लगभग 19% पार्ट प्रोटीन से बना होता है, जिनमें क्या है? हेयर यानी बाल, नेल्स यानी नाखून, स्किन यानी त्वचा। इन सब में क्या है? इसमें केराटिन नामक एंजाइम, प्रोटीन, ये सभी तो होता है सर। ठीक है। किसी में ज्यादा हो जाता है, उसके बाल घूम जाते हैं, घुंघराले हो जाते हैं। किसी का कम होता है, हमारी तरह बड़े सिल्की सिल्की होते हैं सर। ठीक है। इसके मेन सोर्स क्या है? दूध पियो, अंडे खाओ, मीट खाओ, ठीक, सोयाबीन, ये सारी चीजें। इसके अतिरिक्त कहाँ का? पल्सेस मतलब दालों में, सोयाबीन, इन सब में भी इनकी मात्रा बहुत अधिक होती है। इसलिए आपने देखा होगा जिन लोगों का यूरिक एसिड वगैरह बढ़ जाता है, इस तरीके की चीजें उनके साथ हो जाती हैं, उन्हें मना कर दिया जाता है कि दालें मत खाओ। क्यों? क्योंकि उसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होती है। प्रोटीन वाली सारी चीजें उन्हें मना कर दिया। नहीं, पैरों में सूजन आ जाती है, इस तरीके की दिक्कतें हो रही होती हैं जितने भी लोग हैं सर। ठीक है। कंपोजिशन क्या है? तो कंपोजिशन क्या? CHO तो अपना होगा ही, संग में नाइट्रोजन भी होगा। ठीक है भाई। कौन? C होगा, H होगा, O होगा, और संग में कौन होगा? नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होगा। इसके अलावा इसमें क्या? आयोडीन, आयरन, सल्फर, कैल्शियम, फास्फोरस, ETC भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये चार मेन आदमी होते हैं प्रोटीन के अंदर। क्लासिफिकेशन की बात करें तो 3 ग्रुप में बांटा गया। सबसे पहला होता है सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन क्या होता है? ये केवल एमिनो एसिड से बने होते हैं और हाइड्रोलिसिस कराने पर एमिनो एसिड ही दे देते हैं, जैसे एल्बुमिन। एल्बुमिन आपको कहां मिलेगी? अंडा देखा? अंडे के अंदर वो जो होता है वो एल्बुमिन ही कहलाती है सर। ठीक है। तो वो प्रोटीन है। लोग कहते नहीं अंडा खाओ बालों के लिए, अब कनेक्ट हो रहा होगा। लोग कहते नहीं कि अंडा खाओ, बाल अगर आपके गिर रहे हो तो आप अंडा खाओ, फटाफट अंडा लगाओ। लोग तो अंडा, क्यों? प्रोटीन होती है यार मेरे भाई उसकी, एल्बुमिन के अंदर। ठीक है। उसके बाद होती है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या होती है? इनकी हाइड्रोलिसिस कराने पर यह एमिनो एसिड के साथ कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, इनमें ऐसे कई सारे पदार्थ देती है सर। ठीक है। ये निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से पदार्थ? न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, ये सारे ये देते हैं। तो पहली कौन सी होगी? सिंपल प्रोटीन। दूसरी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। तीसरी होती डेरिवेटेड प्रोटीन। डेरिवेटेड क्या होगी? दोनों को मिला दो, सिंपल वाली को और कॉन्जुगेटेड वाली, दोनों को आप मिला दो, वो कहलाएगी डेरिवेटेड। तो जब सिंपल और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन की एमिनो एसिड के द्वारा हाइड्रोलिसिस कराते हैं तब डेरिवेटेड प्रोटीन बनती, जैसे पेप्टाइड। पेप्टाइड एक बॉन्ड है सर। ठीक है। जो कब प्रोड्यूस होगा? जब डेरिवेटेड प्रोटीन की हम लोग बात करेंगे सर। ठीक है। उसके बाद होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटीन। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी इसके गुण क्या है? तो सबसे पहले तो भैया कलरलेस होती है, कोई कलर नहीं। स्मेललेस होती है, कोई महक भी नहीं आती है, ठीक, खुशबू बदबू कुछ भी नहीं आती। नॉन क्रिस्टलाइन यानी क्रिस्टल की फॉर्म में नहीं होती। हमने आपको बताया जैसे चीनी क्रिस्टल के फॉर्म में होती, तो ये क्रिस्टल के फॉर्म में नहीं होती है। ठीक है भाई। जिनके मेल्टिंग पॉइंट सर्टेन नहीं होते हैं, इनके जो मेल्टिंग यानी गलनांक वो भी निश्चित नहीं होते हैं। ठीक है। यह ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं तथा इनके मॉलिक्यूल का साइज बहुत छोटा होता है। इनके जो मॉलिक्यूल यानी जो कण है उनका आकार बहुत छोटा होता है। ठीक है भाई। इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होता है। ठीक, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा का मतलब क्या है? अणुभार ज्यादा होता है इनका। ठीक है। ये एसिड और बेस दोनों के साथ सॉल्ट बना लेते हैं, यानी एक तरीके से उभयधर्मी, मतलब बाबा होते हैं। कि जैसे नहीं कहते पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच, ज्ञानी से ज्ञानी मिले, मिले नीच से नीच। यहां क्या है? तुम नीच हो तो हम नीच की तरह व्यवहार करेंगे, अगर पानी हो तो पानी की तरह व्यवहार करेंगे, ज्ञानी हो तो ज्ञानी की तरह व्यवहार करेंगे। ठीक है भाई। तो एसिड और बेस के साथ सॉल्ट बना लेते हैं। हम लोगों को हाई स्कूल में पढ़ाया जाता है कि एसिड प्लस बेस, आइए सर, हाई स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है कि जब एसिड जो है वो बेस से क्रिया करता है तो सॉल्ट बना देता। तो ये लोग क्या करते हैं? जब एसिड से क्रिया करते तो बेस की तरह काम करने लगते हैं, बेस के पास जाते हैं तो एसिड की तरह का, यानी दोनों के साथ मिलकर सॉल्ट बना लेते हैं। ठीक है। ये एसिड्स और एंजाइम्स के द्वारा एमिनो एसिड में सूख जाते हैं। इनकी हाइड्रोलिसिस कई स्टेप में होती है और लास्ट में फिर से एमिनो एसिड प्राप्त होते हैं। इसीलिए इन्हें एमिनो एसिड की इकाई कहते हैं, यूनिट। कि प्रोटीन की हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते जाएंगे, कराते जाएंगे, कराते जाएंगे, तो क्या बन जाएंगे? एमिनो एसिड हमें प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है भाई।
जब प्रोटीन को अकेले या अल्कोहल के साथ हीट करते हैं तो इनका कोगुलेशन, भैया कोगुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा होना, सरल भाषा में थक्का जमना, क्लॉटिंग, यहां से हाथ काट दिया, अंधाधुंध खून चूने लगा, अब उसमें फिटकरी लेके लगा दी, उसका कोगुलेशन हो गया, यानी स्कंदन हो गया, यानी क्लॉटिंग हो गई, यानी वो रुक गया था, ठीक है, जम गया। बना हुआ नया सब्सटेंस बेस से बिल्कुल अलग होता है, इसे हम लोग कहते हैं डीनेचुरेशन, ठीक है भाई। टेस्ट ऑफ प्रोटीन की बात करें तो 2 टेस्ट ये देता है भाई। पहला टेस्ट होता है जेंथोप्रोटेइक टेस्ट, बल्कि 2-3 देता है। प्रोटीन के सोल्यूशन में क्या करना है, CONK-HNO3 डालना है। गर्म करने पर अगर पीला कलर आपको मिल जाता है, NaOH के साथ गर्म करने पर अगर नारंगी कलर मिलता है, इसका मतलब प्रोटीन है और यह टेस्ट कामयाब है, ठीक है। बाईयूरेट टेस्ट होता है, प्रोटीन के बेसिक सोल्यूशन CuSO4 की ड्रॉप डालने पर अगर बैगनी यानी वायलेट रंग मिल जाता है तो आप समझ जाओ बाईयूरेट टेस्ट आपका कामयाब और वो प्रोटीन है, ठीक है भाई। उसके बाद नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट होता है। नाइट्रोप्रोसाइड, इसमें प्रोटीन सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ रेड कलर दे देता है, तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डालिए, रेड कलर आ जाए, तब भी आप समझ जाएंगे कि प्रोटीन वो है, ठीक है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉलिस परीक्षण होता है। इसमें क्या होता है, बीटा नेफ्थॉल की कुछ ड्रॉप्स डालते हैं और बैगनी रंग की रिंग प्रोड्यूस हो जाती है। अगर बैगनी रंग की रिंग मिलती है तो समझ जाते हैं कि यह प्रोटीन है। और यही कार्बोहाइड्रेट का भी परीक्षण होता है, मॉलिस परीक्षण। तो पूछे कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट, तब भी आप यही मॉलिस वाला लिख सकते हैं। और अगर आपसे कहे प्रोटीन का टेस्ट सर, तब भी आप यही वाला लिख सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है। तो ये प्रोटीन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोटीन का स्ट्रक्चर, जो मोस्ट वांटेड है मेरे भाई। हर आपने 11th में पढ़ा होगा, 12th में पढ़ा होगा, शायद BSc फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं पढ़ा, लेकिन अब यहां फिर से पढ़ोगे आप, और अभी आगे कई जगह आपको मिलेगा, ठीक है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर सबसे पहले कौन सा होता है, लीजिए सर। प्रोटीन के स्ट्रक्चर को ठीक से ज्ञात करने के लिए एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल्स के जोड़ने का ऑर्डर ज्ञात कर सकते हैं। हमने आपको बताया था एमिनो एसिड्स और प्रोटीन्स पैरेलल चलते हैं भाई, ठीक है। ऑर्डर ज्ञात करते हैं, अतः मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एमिनो एसिड के मॉलिक्यूलर नंबर और ऑर्डर को प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं। यानी जिस तरीके से एमिनो एसिड सेट होंगे, एक ऑर्डर में सेट होंगे, उसे ही हम लोग कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है भाई। फिर हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रोटीन की लॉन्ग चेन जब मुड़ जाती है, जाहिर सी बात है, जब चेन लंबी हो जाएगी तो वो मुड़ने लगेगी, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा जुड़ जाएगी। वो कैसे जुड़ जाएगी इसे पढ़ेंगे बाद में, पहले आप इसका स्ट्रक्चर देखिए। ये हमने एक रफ स्ट्रक्चर बनाया है ताकि आपको समझ में आए। ओरिजिनल के लिए हमने ये वाला चित्र लगा रखा है, ठीक है, लेकिन एक रफ स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बना दिया है ताकि आप समझ पाओ कायदे से कि किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। देखो भाई, इस तरीके से पूरा एक हेलिक्स स्ट्रक्चर चलेगा सर, ठीक है। जैसे नहीं आपने पढ़ रखा हो किसका, जैसे आपने DNA का स्ट्रक्चर पढ़ रखा है, ठीक है, इस तरीके से चलता है सर, ठीक है, ऐसे करके घूमता है सर, ये ऐसे करके घूमता है सर, ठीक है। तो इसमें आपको करना क्या है, पहले ये सबसे पहले यहाँ पे C, ठीक है, C के साथ में O, फिर आपको एक छोड़ देना, यहाँ पे कौन आएगा N, और N के साथ में H, और O और H के बीच में डॉटेड लाइन से जो बना हुआ दिख रहा है, इसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन। इसे हमने बड़ा करके यहाँ दिखा, देखिए CO एक ऊपर वाले में, NH एक छोड़ के, ठीक है, एक लाइन छोड़ के, उसके नीचे NH, और इनके बीच में जो डॉटेड लाइन दिख रही है उसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो आपने पढ़ रखी है, ठीक है। इस तरीके का कुछ सिनेरियो, ये देखिए CO ऊपर वाले में, NH नीचे वाले में, इस वाले में CO है, जरा थोड़ा समझ लीजिए, इस तरीके का खेल है। CO इसमें, CO इसमें है, ठीक है, और एक ये वाला छोड़ दी लाइन, ठीक है, NH इसमें है, ठीक है। उसी तरीके से इसमें C ये छोड़ के इसमें NH, इस तरीके से O और H के बीच में क्या डॉटेड लाइन है, जिसे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ये आपके सामने अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बना हुआ है मेरे भाई, ठीक है, आप इसे कॉपी में बनाएंगे। तो प्रोटीन की लॉन्ग चेन मुड़कर हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसे हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। यह स्ट्रक्चर 2 प्रकार का होता है। पहला कौन सा, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, बता दिया हमने आपको। इस स्ट्रक्चर में CO और NH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिससे पेप्टाइड चेन एक हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाती है। हेलिक्स का मतलब सर्पिला आकार का, लोग घूमा हुआ, किस तरीके का, जिसे हम लोग अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं, कुछ इस तरीके का, ठीक है। ये अपना ओरिजिनल है, यही आपको कॉपी में बनाना है। जो इसके ऊपर पेन का है वो एक रफ स्ट्रक्चर है, ताकि आपको मोटा मोटा समझ में आ जाए, ठीक। इसे अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं। दूसरा होता है बीटा हेलिक्स स्ट्रक्चर। जब ग्रुप का साइज स्मॉल होता है तब इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाने की पॉसिबिलिटी होती है। यानी अगर साइज बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, घूम जाएगा, लेकिन अगर साइज छोटा है तो वो नहीं घूमेगा, और तब इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड 2 पेप्टाइड चेन्स के बीच में प्रोड्यूस होता है, ऐसे करके सर, ठीक है। ये CO,
ये NH, ये घूमा नहीं है, ये पूरी एक चेन है, ये पूरी दूसरी चेन है, दो पूरे पूरे बॉन्ड है, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया हमने। कैसे जोड़ा? उसमें तो बहुत सारे आपस में जुड़ गए, इसमें सिर्फ दो हैं, ये CO, ये NH, ये आपस में बॉन्ड, ये NH, ये CO, ये आपस में बॉन्ड, ये CO कहाँ गया सर, ये CO, ये NH, ये आपस में बॉन्ड, ये CO, ये NH आपस, यानी इसमें सिर्फ दो चेन्स हैं और दो चेन्स के बीच में CO और NH किससे जुड़े हुए हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं। इस वजह से हम लोग इसे कह रहे हैं बीटा हेलिक्स स्ट्रक्चर। ये कब बनता है? ये तब बनता है जब चेन्स स्मॉल होती हैं, छोटी चीजें, बड़ी हैं तो फिर अल्फा वाला बनेगा। ठीक है भाई, ये पहला था। सबसे अधिक स्थायी जो है यही वाला होता है। तीसरा फिर होता है टर्शियरी स्ट्रक्चर। ठीक है भाई, टर्शियरी मतलब 3 डिग्री। इस स्ट्रक्चर में जो पॉलीपेप्टाइड चेन की फ्लोटिंग होती है और बॉन्डिंग होती है। ठीक है, स्ट्रक्चर को स्टेबल रखने के लिए 4 प्रकार के बॉन्ड होते हैं। कौन कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड। इसमें सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो अल्फा और बीटा वाला, दो भी आप अगर सिर्फ पढ़ लेते हो यानी 1 डिग्री वाला, तब भी आपके काम में आ जाएगा। लेकिन सर आपको पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से सारे। ठीक है भाई, तो सबसे पहले आपने कौन सा? प्राइमरी वाला 1 डिग्री पढ़ लिया। सेकेंडरी में कितने आ गए मेरे भाई? 2 आ गए, अल्फा और बीटा। ये आ गया टर्शरी, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आप पढ़ लें। इसमें क्या होगा? जो पॉलीपेप्टाइड चेंज होंगी, फ्लोटिंग होगी, बॉन्डिंग होगी, आपस में जुड़ेंगे। 4 प्रकार के बॉन्ड इसमें जरूरत पड़ेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, और आखिरी होता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है? अधिकतर प्रोटीन की कई सब यूनिट्स होती हैं जिनके कई स्ट्रक्चर होते हैं। अल्फा और बीटा चेन्स दो की 4 सब यूनिट मिलकर क्वार्टर, अरे लोग कहते नहीं क्वार्टर प्लेट 4 के लिए होता ना, तो 2 अल्फा की यूनिट मिल जाएंगी और 2 मिल जाएंगी बीटा की, 2 अल्फा की और 2 मिल जाएंगी बीटा की, और टोटल कितनी हो जाएंगी? 4 यूनिट, जिसे हम लोग कहेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है भाई, तो उम्मीद करते हैं पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, तो इसमें इंपॉर्टेंट पहली बात तो आप ये पूरा ही याद करें। लॉन्ग में आएगा मेरे भाई, कार्बोहाइड्रेट अपने आप में एक लॉन्ग है और प्रोटीन अपने आप में एक लॉन्ग है, ये बात याद रखो अगर आप पेपर देने जा रहे हो। ये वो वाले जमाने नहीं है कि वो मल्टीपल दे के काम चल गया, अब आपको पेपर देना पड़ेगा और प्रॉपर ये क्या होगा? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन लॉन्ग में आएगा। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।